दोस्तों, हमारी पृथ्वी हमेशा बदलती रहती है। ऊपर से तो ये सॉलिड और स्टेडी लगती है, लेकिन इसके नीचे कुछ और ही कहानी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट एक टुकड़े में नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं, बहुत धीरे धीरे पृथ्वी के सेंटर से निकलने वाली गर्मी से। ये गर्मी क्रस्ट के नीचे की लेयर मैंटल में कन्वेक्शन करंट्स बनाती है, जिससे प्लेट्स मूव करती हैं। ये मूवमेंट्स भले ही धीमे हों, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पहाड़ों और समुद्रों के बनने का कारण बनते हैं। ये मूवमेंट्स जहाँ एक तरफ हमारे प्लैनेट के सुंदर लैंडस्केप्स बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये डिस्ट्रक्शन भी लाते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ती हैं, तो उनके किनारों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। ये प्रेशर जब अचानक रिलीज़ होता है तो पृथ्वी की क्रस्ट में शॉक वेव्स भेजता है, जिससे भूकंप आते हैं। ये साइज़मिक इवेंट्स हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी घटनाओं तक हो सकते हैं, जो लैंडस्केप्स को बदल देते हैं और अपने पीछे तबाही छोड़ जाते हैं। सोचिए कि पृथ्वी की क्रस्ट एक जायंट जिगसॉ पजल की तरह है, जहां हर पीस एक टेक्टोनिक प्लेट है। ये प्लेट्स स्थिर नहीं हैं, बल्कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, हालांकि इतनी धीमी गति से कि हम महसूस नहीं कर सकते। इस मूवमेंट के पीछे पृथ्वी के सेंटर से निकलने वाली हीट है। ये हीट क्रस्ट के नीचे की सेमी मोल्टन लेयर मैंटल में कन्वेक्शन करंट्स बनाती है। ये करंट्स, जैसे पानी उबलते समय घूमता है, टेक्टोनिक प्लेट्स को खींचते हैं, जिससे वो मूव करती हैं बहुत धीरे धीरे, हर साल कुछ सेंटीमीटर की स्पीड से। इन प्लेट्स के इंटरैक्शंस की वजह से पृथ्वी पर कुछ सबसे ड्रामेटिक जियोलॉजिकल फीचर्स बने हैं। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से हिमालय जैसे विशाल पर्वत बनते हैं, जो आज भी इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने की वजह से ऊपर उठ रहे हैं। इसके विपरीत जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो पृथ्वी की क्रस्ट में दरारें बन जाती हैं, जहां से मैंटल का मैग्मा ऊपर आता है और ठंडा होकर नया क्रस्ट बनाता है। ये प्रोसेस मिड अटलांटिक रिज में देखा जा सकता है, जो समुद्र के नीचे एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जहां नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज पर सबसे ज़्यादा हलचल होती है। यहीं पर ज़्यादातर भूकंप आते हैं। प्लेट बाउंड्रीज तीन तरह के होते हैं: कन्वर्जेंट, जहां प्लेट्स टकराती हैं; डिवर्जेंट, जहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं; और ट्रांसफॉर्म, जहां प्लेट्स एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली स्लाइड करती है। हर तरह का बाउंड्री अपना यूनिक सिस्मिक सिग्नेचर क्रिएट करता है, जिससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदर की ताकतों के बारे में वैल्यूएबल क्लूज मिलते हैं। भूकंप बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज़ करते हैं, लेकिन हम इस पावर को कैसे मेजर करें? इसका जवाब है रिश्टर स्केल, जो 1930 के दशक में चार्ल्स रिश्टर और बेनो गुटेनबर्ग ने डेवलप किया था। यह स्केल भूकंप की मैग्नीट्यूड यानी उसके एनर्जी रिलीज़ को मेजर करने का तरीका बताता है, जो सेइज़मोग्राफ्स द्वारा रिकॉर्ड की गई सेइज़मिक वेव्स के एम्पलीट्यूड पर बेस्ड होता है। रिश्टर स्केल लॉगरिथमिक है, जिसका मतलब है कि स्केल पर हर होल नंबर इंक्रीज़ वेव एम्पलीट्यूड में 10 फोल्ड इंक्रीज़ और एनर्जी रिलीज़ में 32 फोल्ड इंक्रीज़ दर्शाता है। उदाहरण के लिए, एक मैग्नीट्यूड 5 का भूकंप मैग्नीट्यूड 4 के भूकंप से 32 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है और मैग्नीट्यूड 3 के भूकंप से 1024 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। 2.5 मैग्नीट्यूड से कम के भूकंप आमतौर पर ह्यूमंस को महसूस नहीं होते हैं, जबकि 7.0 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले भूकंप वाइड स्प्रेड डैमेज का कारण बन सकते हैं। अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 1960 में चिल में आया वाल्डिविया भूकंप था, जिसकी मैग्नीट्यूड 9.5 थी, जिसने हज़ारों
परमाणु बमों के बराबर एनर्जी रिलीज़ की थी। रिक्टर स्केल उपयोगी होते हुए भी अपनी लिमिटेशंस के साथ आता है। ये मुख्य रूप से एक स्पेसिफिक पॉइंट, भूकंप के फोकस पर रिलीज़ होने वाली एनर्जी को मेजर करता है और भूकंप के इफ़ेक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाता है, खासकर बहुत बड़े भूकंपों के लिए। फिर भी ये भूकंप विज्ञानियों के लिए भूकंपों के रिलेटिव साइजेस की तुलना करने और उनके डिस्ट्रक्शन की पोटेंशियल को समझने के लिए एक वैल्यूएबल टूल बना हुआ है। सेक्शन 4, साइज्मिक वेव्स, मैसेंजर्स फ्रॉम द डेप्थ्स। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत तालाब में कंकड़ फेंकते हैं। जहां कंकड़ गिरता है वहां से रिपल्स या वेव्स बाहर की ओर फैलती हैं। भूकंप भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। साइज्मिक वेव्स जनरेट करते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग और उसकी सतह पर ट्रैवल करती है। ये वेव्स हमारे प्लेनेट के स्ट्रक्चर और उसे शेप देने वाली फोर्सेस को समझने की है। साइज्मिक वेव्स दो मुख्य प्रकार की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे पृथ्वी के कणों को उसी दिशा में आगे पीछे मूव कराती हैं जिस दिशा में वेव ट्रैवल कर रही होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक स्लिंकी चलता है। पी वेव्स सबसे तेज़ प्रकार की साइज्मिक वेव होती हैं जो सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों में से होकर गुजर सकती हैं और भूकंप के बाद सबसे पहले सिज्मोग्राफ्स तक पहुंचती हैं। एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स शीयर वेव्स होती हैं जो पृथ्वी को वेव प्रोपेगेशन की दिशा के परपेंडिकुलर मूव कराती है, जैसे रस्सी को ऊपर नीचे हिलाना। एस वेव्स पी वेव्स की तुलना में धीमी गति से ट्रैवल करती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लिक्विड्स में से होकर ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो पृथ्वी के आउटर कोर के लिक्विड नेचर को डिटरमाइन करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। दुनिया भर के अलग अलग सेस्मोग्राफ्स पर पी वेव्स और एस वेव्स के अराइवल टाइम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस करके भूकंप विज्ञानी भूकंप की लोकेशन और डेप्थ का पता लगा सकते हैं। साथ ही पृथ्वी के आंतरिक भाग का नक्शा भी बना सकते हैं जो प्लैनेटरी कैट स्कैन की तरह उसके लेयर्ड स्ट्रक्चर को रिवील करता है। सेक्शन 5, मूनक्वेक्स, ट्रेमर्स ऑन अ साइलेंट स्फीयर। सदियों से चंद्रमा को एक भूगर्भीय रूप से मृत दुनिया माना जाता था। इसकी सतह प्राचीन इम्पैक्ट से भरी हुई थी लेकिन अन्यथा अपरिवर्तित थी। हालांकि 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में अपोलो मिशन ने इस दृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र सतह पर सीज़मोमीटर्स लगाए जिससे पता चला कि चंद्रमा भूकंपीय रूप से शांत होने के बजाय मूनक्वेक्स का अनुभव करता है। मूनक्वेक्स आमतौर पर भूकंपों की तुलना में बहुत कमज़ोर होते हैं। अधिकांश रिक्टर पैमाने पर 2 परिमाण से नीचे दर्ज किए जाते हैं। भूकंपों के विपरीत जो मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स के कारण आते हैं, माना जाता है कि मूनक्वेक्स कई कारकों के संयोजन से शुरू होते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो चंद्रमा के आंतरिक भाग के भीतर टाइडल स्ट्रेसेस पैदा करता है। ये स्ट्रेसेस समय के साथ बिल्डअप हो सकते हैं और अंततः चट्टानों को फ्रैक्चर और स्लिप का कारण बनते हैं, जिससे मूनक्वेक्स उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त मीटेरॉइड्स के इम्पैक्ट्स भी मूनक्वेक्स को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसा कि चंद्र सतह के थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से हो सकता है, क्योंकि यह दिन के दौरान गर्म होती है और रात में ठंडी होती है। जबकि मूनक्वेक्स भूकंपों की तरह शक्तिशाली या फ्रीक्वेंट नहीं हो सकते हैं। उनका अध्ययन चंद्रमा के आंतरिक स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मूनक्वेक्स द्वारा उत्पन्न साइज्मिक वेव्स का विश्लेषण करके वैज्ञानिक चंद्रमा के आंतरिक भाग का नक्शा बना सकते हैं।
एक ठोस कोर आंशिक रूप से पिघला हुआ आउटर कोर और एक मेंटल की उपस्थिति का खुलासा करते हैं जो रासायनिक रूप से पृथ्वी से अलग है।